तो वहीं भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश जो है वो टेंशन में है। बांग्लादेश की सीमाओं पर अब खतरा जो है वो मंडरा रहा है। बांग्लादेश की जमीन पर अराकान आर्मी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नींद को उड़ाकर रख दिया है। म्यांमार से अराकान आर्मी के आगे बांग्लादेश जो है वो पस्त नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां अराकान आर्मी जो है वो अब बांग्लादेश के लिए किस तरीके से मुसीबत बन रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो म्यांमार से सटी हुई बांग्लादेश की सीमा है, वहां से अराकान आर्मी के जो जवान है वो विद्रोह करते हुए अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। जिस तेजी से अराकान आर्मी बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रही है, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं। कहीं मोहम्मद यूनिस का हाल भी राष्ट्रपति असद जैसा ना हो जाए, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर न भागना पड़े। ये बड़े सवाल जो है वो इस वक्त बांग्लादेश के सामने खड़े हैं। सूत्रों के अनुसार म्यांमार की अराकान आर्मी, जो कि एक प्राइवेट आतंकवादी संगठन है, उसने बांग्लादेश के तकनाफ रीजन पर कब्जा कर लिया है। और तो और बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है, बे ऑफ बंगाल पर, उस पर भी कब्जा कर लिया है। अगर ऐसी रिपोर्ट्स में कुछ भी सत्यता है तो ये आने वाले दिनों में बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल बांग्लादेश जो है एक अनस्टेबल कंट्री है। अंतरिम सरकार अभी तक अपनी आर्मी और पुलिस को और दंगाइयों को कंट्रोल में नहीं ला पाई है। ऐसे में अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अराकान आर्मी के कंट्रोल में चला गया है तो बांग्लादेश की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए उसे अराकान आर्मी से आज़ाद कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन मेहमानों से आपका मैं परिचय कराता हूं एक एक करके। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अरविंद सिंह जी जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपुरोहित मधुर जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु है। मैं सबसे पहले शुरुआत जो है वो राजपुरोहित मधुर जी आप ही से कर लेता हूं, क्योंकि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, अभी तक चिन्मया दास को रिहाई की जो उम्मीदें हैं वो उस कदर मुनासिब होती हुई नजर आ रही है नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। अभी भी वहां के जो वकील हैं वो चिन्मया दास का केस लड़ने को तैयार नहीं, और जो एक वकील लड़ भी रहे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। देखिए, बांग्लादेश की जो घटना हो रही है और वो जो चिन्मय दास जी अभी छूटे नहीं हैं, वकील उनको नहीं मिल पा रहा है, या जो लड़ भी रहा है उनके साथ जो बर्बरता हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है। रही बात कि ऐसे कृत्य जो अभी बांग्लादेश में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, और बांग्लादेश की सरकार, जो यूनुस जी बैठे हुए हैं, उनके अभी दिमाग में ये चीजें पनप नहीं रही हैं कि ऐसी जो मानसिकता या फिर ऐसी विचारधारा को जो वो बढ़ावा दे रहे हैं वो कल को उन्हीं के लिए मुसीबत बन बैठेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार अब अपना कड़ा रुख कहीं न कहीं जाहिर कर रही है, और समय रहते हुए ये 2025 नया प्रारंभ होगा, उससे पहले ही कुछ न कुछ ऐसा पूर्व विकल्प निकल करके आएगा जो कहीं न कहीं वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन होगा भारत की तरफ से। दूसरा यह भी होगा, जो मठ मंदिर और तमाम प्रकार से बर्बरता हिंदुओं के साथ हो रही है, उसमें भी कहीं न कहीं बहुत कुछ चीजें सामान्य रूप से देखने को मिलेंगी कि उसमें स्थिरता आएगी। और रही बात की जो अभी सरकार के एक सचिव के द्वारा किया गया जो पोस्ट है कि बंगाल और त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताना, घर के अंदर जब भीतर घात होता है, भारत जैसे राष्ट्र में रह करके बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण यहाँ जो है रह रहे लोग और वहाँ की सरकार करती है, वह कहीं न कहीं राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि ऐसे राज्यों में जहाँ जिस प्रकार से हिंदू के साथ या हिंदू बहन बेटियों या हिंदू पुजारियों, मठ मंदिरों के साथ ऐसी बर्बरता बंगाल में जहाँ होती है, और बांग्लादेश उस पर अपना चिन्ह बनाता है कि इसको बांग्लादेश में शामिल कर लेना चाहिए, मुझे लगता है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके और ऐसी सरकारों को वहाँ से ध्वस्त करके हटाना चाहिए। क्योंकि भारत में ही रह रहे लोग अगर इसी में अपनी ही थाली में खाएंगे, अपनी ही थाली में छेद करेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में राष्ट्र में इस तरीके की अराजकता, और दूसरा देश तुम्हारे ऊपर निगाह बना करके, नजर बना करके रख रहा है, तो आप एक पनाह देने के ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी जुड़ रहे हैं।
माथुर साहब, जी। सवाल यह है कि बांग्लादेश जब तक भारत के साथ था तब तक किसी भी बांग्लादेश के पड़ोसी देश की ये हिम्मत नहीं थी कि वो बांग्लादेश की तरफ आंख उठा सके। लेकिन अब जब बांग्लादेश अलग थलग है तब वो तमाम देश जिनकी भारत से बनती नहीं है, जिनमें आप पाकिस्तान का नाम ले ले, जिनमें आप चीन को भी शामिल कर सकते हो, और अब जब अराकन आर्मी की खबरें सामने आ रही है कि वो बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रहा है, तो ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए चंदन, जहां तक बांग्लादेश का प्रश्न है, अगर आप बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान से देखें तो लगभग 4000 से ज्यादा किलोमीटर भारत के साथ उनका बॉर्डर है और 270 किलोमीटर का बॉर्डर उनका म्यांमार के साथ है। अब वो जो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है, जब म्यांमार में 2021 में मिलिट्री जुंटा ने वहां पर coup करके और सत्ता हथिया ली थी, उसके बाद से ये अरकान आर्मी, जो कि अभी उन्होंने कहा कि आतंकवादी मुझे संगठन है, लेकिन ये एक संगठन है जो कि वहां पर मिलिट्री जनता के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने उस 270 किलोमीटर पे पूरा कब्जा कर लिया। ये मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूं कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर बांग्लादेश को कहीं से भी कोई जरा सी भी मदद की आशंका थी तो वो म्यांमार का छोटा सा बॉर्डर था और वो भी मेरे हिसाब से अब बिल्कुल सील हो चुका है। अब बांग्लादेश चारों तरफ से 1 किलोमीटर भी उनके पास ऐसा नहीं है जो कि किसी उनके दोस्त के कंट्री की तरफ से लैंड रूप से कोई मदद आ सके। देखिए, जब आप एक देश के रूप में सरवाइव कर रहे हैं तो आपको ये बात यकीन करने की बहुत आवश्यकता है कि जो आपके लैंड नेबर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप्स हो, जो आपकी ट्रेड रिलेशनशिप हो और जो आपकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, ताकि आपका ट्रेड इकोनॉमी सब फ्लरिश हो सके। आज की तारीख में बांग्लादेश पूरी तरह से आर्थिक रूप से एक गर्त में जाता चला जा रहा है और मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश को उनको लगाम कसनी पड़ेगी उन लोगों के ऊपर जो कि पूरी तरह से लगातार भारत विरोधी बयानात कर रहे हैं और भारत विरोधी माहौल वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। कल किसी ने पोस्ट किया था कि भाई इंडिया का कोई रोल ही नहीं है 1971 की वॉर में। हास्यास्पद है। इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है। तो लेकिन परेशानी ये है कि मोहम्मद यूनिस जो है वो एक मेरे ख्याल से गूंगी बहरी कठपुतली है और पाकिस्तान की ISI और जमात इस्लामी पूरी तरह से बांग्लादेश के ऊपर हावी है और वो वहां पर दे आर कॉलिंग द शॉट्स। अब आप देखेंगे जहां तक मिलिट्री का प्रश्न है, देखिए आप इस कितनी भी बड़ी आपकी मिलिट्री हो, जब आप इस प्रकार से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और समंदर भी भारतवर्ष का है नीचे, तो मुझे लगता नहीं है कि आपका कोई भी पॉसिबिलिटी है किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरी बात, इकोनॉमिक अफेयर्स में जो ट्रेड भारत के साथ होता था, आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। कई सारे उनके उनके जो पैरामीटर्स हैं उसमें बांग्लादेश वाज डूइंग बेटर देन इंडिया आल्सो, कई पैरामीटर्स में। आप किसी भी विदेशी जगह चले जाएंगे, आपको मेड इन बांग्लादेश कपड़ों का, कई चीजों का भंडार मिलेंगे। अब वो सब रुक गया है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लगभग बंद हो गई। जो पाकिस्तान का हाल है वही हाल आज बांग्लादेश का होने जा रहा है, हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें जरा भी उसमें रियल पॉलिटिक्स या मिलिट्री सेंस है और उनको वो दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल, दे आर आस्किंग फॉर चंदन। बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि बांग्लादेश की जो परिस्थितियां इस वक्त हैं वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान की तरह हो सकता है। ये ज्यादा दूर की पिक्चर जो है वो नजर नहीं आती अगर हालात बांग्लादेश नहीं सुधारेगा। अरविंद सिंह तेजावत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, सवाल ये है कि बांग्लादेश जो कि एक समय पूरी दुनिया के लिए एक प्राइम एग्जाम्पल था, ग्रोइंग इकोनॉमी था, टेक्सटाइल समेत तमाम क्षेत्र जिस तरीके से बांग्लादेश में बढ़े, उसके बाद से कट्टरपंथियों का बोलबाला धीरे धीरे ऐसा होता गया कि तख्ता पलट होता है। हालांकि तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकत है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर अब जो वर्तमान परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनकर सामने मौजूद है बांग्लादेश के, तो इसमें कौन सी 3 सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज है वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश के लिए? बिल्कुल, अभी माथुर साहब ने बांग्लादेश के बारे में कहा, बांग्लादेश की सरकार के बारे में कहा और खासकर हमारे यहाँ पे मीडिया में भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। और चंदन साहब, एक चीज दरअसल समझिए जी,
वहां की जो सरकार है उसका नीचे लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वहां पे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स लीडर है उन्होंने वो जो ग्रास रूट पे जो लीडरशिप है उसको ऑक्युपाई कर रखी है। दूसरी बात ये कि वहां की सरकार के जितने भी जो लीडर्स है वो नौसिखिए हैं। उनमें किसी को भी लंबा मतलब कोई सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। यूनुस साहब आए हैं या उनके जितने भी सलाहकार हैं उनके आप पिक्चर्स वगैरह देखिए, या अभी आपने जिनका जिक्र किया कि उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को अपने बांग्लादेश में वृहद बांग्लादेश को बताते हुए उसमें शामिल कर दिया। आप उनकी उम्र देखिए, उनमें से कोई भी ऐसा परिपक्व आदमी नहीं है जिसको यह पता नहीं है कि दरअसल डिप्लोमेसी क्या चीज होती है ना, देश के हितों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसे में ऐसी कमजोर सरकार का जो हश्र होता है वही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। तो यह चीज तो चंदन साहब समझनी पड़ेगी कि अभी बांग्लादेश में हालात क्या है। अब भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं? भारत के लिए ये है कि वहां पे विदेशी ताकतें आ रही है, अमेरिका और चीन दोनों ही वहां आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी बुलाया जा रहा था। पाकिस्तान हमारे लिए इतना खतरा नहीं है। कारण ये कि बांग्लादेश के हित कभी भी पाकिस्तान से जुड़ ही नहीं सकते हैं। इतना दूर देश है, कोई व्यापारिक संबंध दुरुस्त नहीं है, न किसी भी तरह से है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता है। खतरा असली है वह चीन और अमेरिका है। सेंट मार्टिन अगर वह म्यांमार की इन टेररिस्ट फोर्सेस के अगर अंडर में चला जाता है तो भारत के लिए वह ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि म्यांमार को किसी भी चीज के लिए कन्विंस करना या कंट्रोल करना भारत के लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। बांग्लादेश को कंट्रोल करना भारत के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए अगर वहां की जमीनों पे कोई पड़ोसी कोई देश अगर कब्जा करते तो भारत को एक्शन में आना चाहिए और ये चीजें समझानी चाहिए कि देखिए आपके हितों के जो असली रक्षक हैं वो हम हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये समझा दिया और अगर बांग्लादेश की सरकार अगर हमारे चीजों को समझती है, अपने इंटरेस्ट को समझती है, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें दुरुस्त हो जाएगी चंदन साहब। बिल्कुल, जो परिस्थितियां हैं वो बांग्लादेश की सरकार के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और अंतरिम सरकार जब मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं तो उनके लिए भी ये देखने लायक है कि वो किस तरीके से बांग्लादेश को नॉर्मलसी की राह पर लेकर आते हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी लगातार बढ़ रहे हैं राजपुरोहित मधुर जी, वो क्या आज के समय में बांग्लादेश की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया? और